नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है जलमंडल और जलमंडल से लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आइए इस टॉपिक को अच्छे ढंग से हम समझते हैं, जिससे किसी भी एग्जाम में, किसी भी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो गलत ना हो। तो शुरुआत करते हैं। जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल। समस्त जल मतलब जैसे महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब, हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर, भूजल, भूजल मतलब भौमगत जल, तथा वायुमंडल में उपस्थित। क्या वायुमंडल में क्या उपस्थित है? वहां पर झील झरने हैं क्या? नहीं, वहां पर भाप के रूप में, जलवाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में के समग्र रूप को जलमंडल कहा जाता है। यानी कि चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, या वो गैस है। ठोस है तो धरातल पर है, ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में। द्रव है तब भी धरातल पर है, नदियों में, झीलों में, झरनों में, तालाबों में। लेकिन अगर गैस है तो फिर कहाँ होगा? वायु में, यानी कि वायु मंडल में। तो वह क्या होगा? जलवाष्प होगा। देखते हैं, पृथ्वी पर जल का वितरण। संपूर्ण पृथ्वी का मतलब संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग किससे घिरा है? जल से। और बचा 29% भाग पर क्या है? स्थल है। और जो ये 71% जल है, इस जल का लगभग 2.5% जल ही कैसा जल है? मीठा जल है। और बाकी बचा जल कैसा है? खारा है। खारा मतलब पीने योग्य नहीं है, कृषि करने योग्य नहीं है। कितना प्रतिशत? लगभग 97.5% पानी। गड़बड़ है। महासागरों, समुद्रों में पाया जाता है। इसमें नमक की मात्रा अधिक होने के कारण यह पीने योग्य भी नहीं है। मीठा जल, कितना मीठा जल है? हमने देख 2.5%। ये पृथ्वी के कुल जल का केवल 2.5% ही जल कैसा है? ताजा है। जिस जो कि हिमनद और हिम चादरों, भूम जल, भूजल यानी भौमगत जल, यानी कि धरातल के नीचे, इसी में से बर्फ बना है, भौमगत जल है, झीलों में है, दलदल में है, नदियों में है। किसमें से? 71% जो जल है संपूर्ण पृथ्वी का, उसमें से कितना? 2.5% जल जो मीठा है। उसमें से कितना? उसमें से यहाँ यहाँ पर क्या है? पानिया यानी जल उपलब्ध है। जल चक्र, वाटर सर्कल, वह निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी का जल महासागरों से वायुमंडल में, वहां से भूमि पर और अंततः पुनः महासागरों में लौट जाता है। जल चक्र और सौर ऊर्जा से संचालित होता है। जल चक्र किससे संचालित होता है? सौर ऊर्जा से। अब जैसे चक्र मतलब, अब यहाँ देखते हैं, ठोस है, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव को गर्म करेंगे तो फिर क्या बनेगा? गैस बनेगा। इसको ठंडा करेंगे तो फिर पानी बनेगा, मतलब द्रव बनेगा। फिर और ठंडा करेंगे तो बर्फ, फिर गर्म करेंगे। यही प्रक्रिया क्या है? एक चक्के की तरह, एक चक्र की तरह चलती रहती है। इसी को क्या कहा जाता है? जल चक्र कहते हैं। वाष्पीकरण, जल चक्र में सबसे पहला क्या होगा? वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। क्या है? सूर्य की उष्मा के प्रभाव से महासागरों, कहाँ पर? महासागर, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका महासागर, वही महासागरों की बात हो रही है। झीलों और नदियों का जल क्या होकर? गर्म होकर जलवाष्प यानी गैस में बदल जाता है। इसे ही वायुमंडल में ऊपर उठाता है। कौन? सूर्य का प्रकाश। वातपोत्सर्जन, ये क्या है? ये तो सूर्य द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। वातपोत्सर्जन, यह हरे पेड़ पौधे अपनी जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? वातपोत्सर्जन। यानी पेड़ पौधे कहाँ से जल लेते हैं? धरातल के नीचे भौमगत जल लेते हैं। संघनन, वायुमंडल में ऊपर उठने पर जलवाष्प ठंडी हो जाती है और छोटे छोटे जल के बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाती है। यही प्रक्रिया बादलों का निर्माण करती है। और वही पानी की बूंद में बदलने को, जलवाष्प को पानी के रूप में बदलने को ही कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। वर्षण,
बादल जब संतृप्त हो जाते हैं तब जल वर्षा, हिमपात या ओलों के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। अब देखेंगे कौन कौन सा महासागर। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, विश्व का ये सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा है। पृथ्वी के कुल महासागरों महासागरीय क्षेत्रफल का यह क्षेत्र का लगभग 46% भाग यह क्या करता है, घेरता है। आकार लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा आकार है, त्रिभुजाकार या अंडाकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप मेरियाना गर्त है। गहराई लगभग 10,984 मीटर, लगभग 11 किलोमीटर लगभग। प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर स्थित है, जहां ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। यह मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना है। अटलांटिक महासागर, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत के बाद। आकार इसका कैसा है, अंग्रेजी के यस के आकार का। कैसा है, यस के आकार का। यूरोप और अफ्रीका को उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। इसके मध्य में अटलांटिक पर्वत, कौन सा, अटलांटिक पर्वत श्रृंखला है। सारगैसो सागर इसी महासागर में स्थित है। सारगैसो सागर की विशेषता यह है कि इसकी ऊंचाई स्थलीय तटरेखा से नहीं है। यह विश्व व्यापार और समुद्री परिवहन की दृष्टि से सबसे व्यस्त क्या है, महासागर माना जाता है। यूरोप अमेरिका के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग इसी में है। अब देखेंगे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आकार लगभग त्रिभुजाकार है। उत्तर में कोरिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से यह क्या है, घिरा है। यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, मतलब एक ही महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। इसकी गहरी खाई सुंडागर्त या जावा गर्त मानसूनी पवनों का सबसे अधिक प्रभाव इसी महासागर पर पड़ता है। भारत के समुद्री व्यापार और जलवायु के लिए अत्यंत यह क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन, हिंद महासागर। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। अंटार्कटिक महाद्वीपों के चारों ओर फैला हुआ है, यानी कि अंटार्कटिक और अंटार्कटिका दोनों क्या है, अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिक और अंटार्कटिक महासागर और महाद्वीप दोनों लगभग एक के जैसे हैं। यह इसी के चारों तरफ क्या है, घेरे हुए है। कैसा आकार, वलय के आकार का, रिंग के आकार का। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। यह अंटार्कटिक यह परिक्रामी धारा बहती है यहाँ पर। यह महासागर अत्यधिक क्या है, सबसे ज़्यादा ठंडा है, अत्यधिक ठंडा है। यहाँ हिमखंड बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वैश्विक जलवायु संतुलन के में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। कौन, अंटार्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, यह विश्व का सबसे छोटा यानी 5वें नंबर का महासागर है। आकार लगभग कैसा है, वृत्त के आकार का। किस आकार का, वृत्त के आकार का, वृत्ताकार लगभग है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। वर्ष के अधिकांश समय यह बर्फ से ढका रहता है। इसमें विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपी शेल्फ पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से यहाँ सबसे तेजी से दिखाई दे रहा है। जलवायु परिवर्तन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसको कर रहा है। यहाँ पर ध्रुवी भालू, वालरस और सील जैसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। देखते हैं विश्व के प्रमुख जल संधियाँ। मलक्का कहाँ पर है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, इंडोनेशिया और मलेशिया। मन्नार या पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी। कहाँ, कौन सा देश है, देशों को अलग करती है, भारत और श्रीलंका। बेरिंग जल संधि। महासागरीय नीतल के प्रमुख उच्चावच मंडल। गहराई के आधार पर सागरीय नीतल को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है महाद्वीपीय मग्न तट। कितने भागों में बांटा गया, 4। मान लीजिए ये स्थल है, यहीं से समुद्र शुरू होता है, समुद्र शुरू होता है ऐसे है। तो ये क्या है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये जो नीचे क्या है, स्थल है। यहाँ पर इसी को कितने भागों में बांटा गया है, 4।
सबसे ऊपर क्या है, शुरुआत में सबसे ऊपर लगभग 200 मीटर तक अंदर जाने पर क्या है, मग्न तट। इसके बाद फिर क्या आएगा, मग्न ढाल आएगा। इसके बाद फिर क्या आएगा, समुद्र में मैदान, और फिर नीचे क्या है, गर्त है। इतनी बातें हमको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या है, महाद्वीपी मग्न तट। महाद्वीपों का जलमग्न यानी जल में डूबा किनारा। महासागर का सबसे उथला भाग, मतलब ये गहरा नहीं है, सबसे सामान्य इसमें गहराई है। सामान्य गहराई कितना है, 0 से 200 मीटर तक। सूर्य का प्रकाश आसानी से यहाँ तक पहुँच सकता है। समुद्री जीवों एवं मत्स्य संसाधनों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के प्रमुख भंडार यहीं पर मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से महासागर का सबसे महत्वपूर्ण यह क्या है, भाग है। महाद्वीपी मग्न ढाल, मग्न तट हो गया, मग्न ढाल यानी क्या, और गहरा। यह महासागरीय नीतल का सबसे तीव्र ढाल वाला भाग है। मतलब अगर जाएंगे मग्न तट पर तो आराम आराम से पानी नीचे, पानी का स्तर लेवल बढ़ेगा। लेकिन मग्न ढाल बस यहाँ तक तो आए, अब ये मग्न ढाल है। जैसे यहाँ पर पैर रखे बहुत ज़्यादा नीचे आप चले गए, इसी को क्या कहते हैं, मग्न ढाल। इसकी गहराई 200 मीटर से लगभग 3000 से 4000 मीटर तक हो सकती है। यहाँ समुद्र की गहराई बहुत तेजी से बढ़ती है। महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी और महासागरीय भू प्रॉपर्टी के बीच संक्रमण क्षेत्र माना जाता है। ढाल का औसत झुकाव लगभग 2 से 5 डिग्री होता है, लेकिन कुछ स्थानों पर क्या है, इससे अधिक भी हो सकता है। महासागरीय अवसाद अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में समुद्री कैनियन विकसित होते हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद समुद्र के क्या है, कैनियनों के माध्यम से गहरे समुद्र तक पहुंचते हैं। समुद्री धाराओं और अवसादों के क्या है, परिवहन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गहरे सागरीय मैदान यानी तीसरे नंबर की बात हो रही है। मग्न तट हो गया था, मग्न ढाल हो गया था, अब फिर क्या है, मैदान। महासागरीय नीतल के सबसे समतल और विस्तृत भाग, मतलब इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, समतल है। महाद्वीपीय मग्न ढाल के बाद स्थिर होते हैं। इसकी औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। महासागरों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग घेरते हैं। इन पर महीनों अवसाद यानी गाद, मिट्टी, जैविक अवशेष आदि का जमाव होता रहता है। पृथ्वी की सबसे समतल प्राकृतिक सतहों में इसकी क्या है, गणना की जाती है। अब है गर्त, यानी कि महासागरों के सबसे गहरे एवं सकरे भाग होते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः अभिसारी प्लेट सीमाओं पर होता है। कहाँ पर, अभिसारी प्लेट सीमाओं पर होता है। इसकी गहराई सामान्यतः 7300 से लेकर 11000 मीटर तक, 11000 मीटर या उससे भी अधिक होती है। इसका आकार लंबी, सक्रिय और गहरी खाई जैसा होता है। महासागरीय गर्त प्रायः महासागरों के किनारों पर पाए जाते हैं। ये पृथ्वी के सबसे गहरे स्थल रूप में शामिल हैं। यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियाँ अधिक होती है। अब देखेंगे सैलिनिटी यानी समुद्री लवणता। समुद्री क्या है, समुद्री जल में घुले हुए कुल लवणों की मात्रा को लवणता कहते हैं। मापन इकाई प्रायः 1000। महासागरीय जल की औसत लवणता 35%। कितना, 35। मुख्यतः इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी HCl सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अन्य लक्षण मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम तथा सल्फेट के यौगिक यहाँ पर हैं, मतलब इसमें मिले हुए हैं, तभी तो पानी खारा है। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला क्या है, वाष्पीकरण। क्या है, वाष्पीकरण। वाष्प अगर ज़्यादा हो गया, वाष्पीकरण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो पानी का क्या हो जाएगा, पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा, लेकिन इसमें नमक जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी क्या हो जाएगा, खारा। ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं, अधिक वाष्पीकरण से लवणता बढ़ती है और वर्षा अधिक होने से लवणता घटती है। नदियों का जल, नदियाँ मीठे जल लाकर लवणता को क्या करती है, कम करती है। हिम का पिघलना
लवणता में कमी लाता है। समुद्री धाराएं लवणता के विवरण को प्रभावित करती है। का वितरण उपोष्ण कटिबंध, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा 0 अक्षांश है, यहाँ पर भूमध्य सागर है। इस एरिया में क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, तो सर्वाधिक यहाँ पर वर्षा भी होती है, ये बातें याद रखना। इसलिए यह इस एरिया में लवणता ज़्यादा नहीं पाई जाएगी। इसके बाद कितना से 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच में यहाँ पर सर्वाधिक लवणता होती है। विषुवतीय क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण लवणता अपेक्षाकृत कम होती है। ध्रुवीय क्षेत्र पर हिम के पिघलने से लवणता कम हो जाती है। और मृत सागर विश्व के सर्वाधिक लवणीय जल क्या है, निकाय में से एक है। यानी सबसे खतरनाक लवणता कहाँ पर, मृत सागर में पाई जाती है। बाल्टिक सागर कम लवणता वाला सागर है। महासागरों की औसत लवणता कितनी मानी जाती है, 35 ग्राम प्रति 1000। इतनी बातें हमको याद रखना है। प्रवाल भित्तियों के विकास हेतु तो आवश्यक दशाएं, तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। गहराई सामान्यतः 50 मीटर से कम, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचना क्या हो, पहुंच सके, यानी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल, अवसाद रहित एवं साफ जल। लवणता लगभग 27 क्या प्रतिशत प्रति 1000, 27% प्रति 1000, यानी कि 1000 ग्राम में 27 ग्राम क्या नमक या 40 ग्राम नमक के बीच सामान्य समुद्री लवणता में ये हो सकती हैं। उथला समुद्र, सागरी चबूतरों की उपस्थिति, पर्याप्त ऑक्सीजन और समुद्री जल के क्या है, सतत प्रवाह। प्रवाल विरंजन क्यों होता है, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि से प्रवाल तनावग्रस्त हो जाते हैं। प्रवालों में रहने वाले क्या सहजीव शैवाल नष्ट हो जाते हैं। इससे प्रवाल अपना रंग खोकर सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। लंबे समय तक यह स्थिति रहने पर प्रवाल की मृत्यु हो सकती है। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग इसका प्रमुख क्या है, कारण है। विश्व के प्रवाल भित्तियाँ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। बेलीज बैरियर रीफ यानी कैरिबियाई सागर, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। न्यू कैलेडोनिया रीफ प्रशांत महासागर में है। मालदीव का एटॉल प्रवाल वलयों का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया में व्यापक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। लाल सागर में अपने तटीय प्रवाल भित्तियों के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत में प्रमुख प्रवाल भित्तियां कहाँ पर, लक्षद्वीप, भारत की सर्वाधिक विकसित एटॉल यानी प्रवाल भित्ति, भारत का एकमात्र प्रमुख एटॉल क्षेत्र है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तटीय एवं अवरोधक दोनों प्रकार की प्रवाल भित्तियां जैव विविधताओं की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। यह भारत का महत्वपूर्ण समुद्री जैव आरक्षित क्षेत्र है। अगला है कच्छ की खाड़ी, कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। भारत की सबसे उत्तरी प्रवाल भित्ति यही मानी जाती है। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।